आज के शो में देखिए तालिबान ने अब क्या कांड कर दिया। पाकिस्तान में किसकी चिट्ठी पर हंगामा हुआ और इजराइल ने बताया जंग के बाद फिलिस्तीन का क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। पहले बात तालिबान की। तारीख 22 फरवरी 2024, जगह अफगानिस्तान के गजनी शहर के अली लाला इलाके में बना फुटबॉल स्टेडियम। दोपहर के वक्त हजारों की भीड़ जमा हुई। कईयों के चेहरे पर डर और कुछ पर रौनक का एहसास चस्पा था। उनकी नजर मैदान के बीचों बीच खिंची रेखा पर जमी थी, मगर ना तो वहां पर फुटबॉल दिख रहा था, ना ही कोई टीम। फिर क्या होने वाला था, इसका जवाब बहुत जल्द मिला जब खुले डाले वाली एक गाड़ी धूल उड़ाते हुए मैदान में दाखिल हुई। उसमें से दो लोगों को नीचे उतारा गया। उनके हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर सफेद रंग की पट्टी लगी थी। नीचे उतारने के बाद उन्हें घुटनों के बल बिठाया गया। उसके बाद दोनों को पीछे से गोली मार दी गई। सेकंड्स के अंदर दोनों शरीर बेजान हो चुके थे। फिर एम्बुलेंस आई, डेड बॉडीज को उसमें रखा गया। एम्बुलेंस जिस रास्ते आई थी उसी से वापस लौट गई। आपको ये घटना सुनने में अजीबोगरीब लग रही होगी, मगर वहां खड़ी भीड़ के लिए किसी सर्कस के खेल की तरह था। जैसे ही तमाशा खत्म हुआ, लोग अपने अपने रास्ते चले गए। दरअसल अफगानिस्तान में इस तरह का तमाशा कोई नई बात नहीं है। 1990 के दशक की बात है, जब मुल्क पर तालिबान का शासन चलता था। उस दौर में स्टेडियम में मौत की सजा और चौराहे पर कोड़ेबाजी की घटना बेहद आम थी। सबसे कुख्यात राजधानी काबुल में बना फुटबॉल स्टेडियम हुआ करता था। वहां इतने लोगों को मारा गया कि जनता वहां जाने से डरने लगी और स्टेडियम का नाम भूतिया पड़ गया। फिर 2001 का साल आया। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू किया। इरादा तालिबान का खात्मा। शुरुआती दौर में अमेरिका को सफलता भी मिली। तालिबान को कुर्सी से हटाया गया, मगर वो अफगानिस्तान में बना रहा। 20 बरस तक लड़ाई की। अंत में अमेरिका को एहसास हुआ कि लड़ाई जारी रखने में कोई फायदा नहीं है। उसने तालिबान से समझौता कर लिया। अमेरिका निकल गया। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। इस तरह तालिबान 2.0 की शुरुआत हुई। पूरी दुनिया ने तालिबान का पहला कार्यकाल करीब से देखा था। पब्लिक में मौत की सजा, महिलाओं पर पाबंदियां, गैर मुस्लिमों पर हमले, गैर इस्लामी प्रतीकों का विनाश आदि। आशंका जताई गई कि तालिबान का दूसरा कार्यकाल और भयंकर हो सकता है। फिर तालिबान ने भरोसा दिलाया, इस दफा ऐसा कुछ नहीं होगा। सबको बराबर के अधिकार दिए जाएंगे, शासन व्यवस्था को नए दौर के ढांचे में ढाला जाएगा। मगर जल्द ही उसके दावे झूठे साबित होने लगे। पहले बच्चियों की पढ़ाई पर रोक लगाई गई, महिलाओं को काम करने से रोका गया। फिर नवंबर 2022 में सुप्रीम लीडर मुल्ला हिबातुल्लाह अखुंज़ादा ने शरिया कानून का सख्ती से पालन करने का हुक्म सुनाया। आदेश के 1 महीने बाद फरा प्रांत में हत्या के एक दोषी को सबके सामने मौत की सजा दी गई। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी उसके पिता से गोली चलवाई गई। इसका पूरा मजमा लगा। इसमें तालिबान के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। फिर जून 2023 में अजमल नाम के एक हत्यारे को पब्लिकली मौत की सजा दी गई। अजमल पर 5 लोगों की हत्या का आरोप था। इनमें से एक शख्स के बेटे को सजा देने के लिए चुना गया। तालिबान 2.0 में फरवरी 2024 तक इस तरह के 2 मामले ज्ञात थे। 22 फरवरी को ये संख्या 4 पर पहुंच गई। एक ही दिन में 2 लोगों को मौत की सजा मिली। गजनी के फुटबॉल स्टेडियम में पैटर्न वही था, बस किरदार बदल गए थे। कौन थे ये 2 लोग? सैयद जमाल और गुल खान। उनके ऊपर 2 लोगों की हत्या का केस चल रहा था। पहले 3 निचली अदालतों में मुकदमा चला, वहां उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। आखिर में सुप्रीम लीडर के पास फाइल पहुंची, उसने भी मोहर लगा दिया। फिर स्टेडियम में सजा देने की घोषणा की गई। आम लोगों के लिए दरवाजे खुले रखे गए। अंतिम समय पर तालिबान के अधिकारियों ने पीड़ितों के परिवार से पूछा क्या वे दोषियों को माफ करना चाहते हैं। उन्होंने मना किया। उनके मना करने पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद की कहानी हम आपको शुरुआत में ही सुना चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस और मानवाधिकार संगठन तालिबान के इस तौर तरीके के खिलाफ अक्सर आवाज उठाते रहते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नए सिरे से इस तरह की सजा को रोकने की अपील की है, लेकिन तालिबान ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसे अपनी संस्कृति और अपने शरिया कानून का हिस्सा मानता है। शरिया कानून क्या है? शरिया का शाब्दिक अर्थ होता है जल स्रोत तक पहुंचने का एक व्यवस्थित रास्ता। इस्लामी मान्यता के मुताबिक शरिया ऐसे नियमों का समूह है जिसका पालन कर मुस्लिम पवित्र जीवन जीते और अल्लाह के करीब जा सकते हैं। इन नियमों का आधार कुरान और हदीस होते हैं। इस व्याख्या को समझने के क्रम में 4 बड़े विद्वानों का नाम आता है। कौन कौन है? इमाम अबू हनीफा अल नुमान, इमाम मलिक इब्न अनस, इमाम मोहम्मद बिन इद्रिस अल शफी और इमाम अहमद इब्न हनबाल। लेकिन इसमें भी एक पेच है। कई मुस्लिम, खासकर शिया, 12 इमामों में विश्वास रखते हैं। उनकी कहानी फिर कभी। फिलहाल हमारा फोकस तालिबान के शरिया पर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले एक बात और बतानी जरूरी है, कोई भी व्याख्या पत्थर की लकीर नहीं है। व्यक्ति अपने विवेक से
पालन करने के लिए स्वतंत्र है। तालिबान का दावा है कि उसका शरिया लॉ भी इतिहास से प्रेरित है, मगर जानकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका आरोप है कि तालिबान ने शरिया की व्याख्या अपने हिसाब से की है। अब ये जानते हैं कि अफगानिस्तान का कोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है। तालिबान की वापसी के पहले तक अफगानिस्तान की अदालत लचीली और स्वतंत्र मानी जाती थी। कई औरतें भी इन अदालतों में जज थी, लेकिन तालिबान के आने के बाद सब बदल गया। उसने अपनी व्याख्या वाला शरिया कानून लागू किया। तालिबान से अप्रूव्ड वकीलों और जजों की नियुक्ति हुई, बाकी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अभी क्या सिस्टम है? मुख्य अदालतें 4 तरह की हैं। पहली, सिटी एंड म्युनिसिपल कोर्ट्स। ये सबसे निचली अदालत होती है। सबसे पहले केस इन्हीं अदालतों के पास आते हैं। इन्हें आप जिला अदालत की तरह समझ सकते हैं। दूसरी, सिविल कोर्ट। इन्हें प्रांतीय अदालतें भी कहते हैं। अफगानिस्तान के 7 प्रांतों में स्थित हैं। इन्हें आप हाई कोर्ट समझ लीजिए। तीसरी है कोर्ट ऑफ अपील्स और चौथी सुप्रीम कोर्ट। ये अफगानिस्तान की सर्वोच्च अदालत है। अफगानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं अब्दुल हकीम हक्कानी। तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर के करीबी थे। हक्कानी को अक्टूबर 2021 में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति तालिबान के शीर्ष नेताओं की काउंसिल, रहबरी शूरा और सुप्रीम लीडर की मंजूरी के बाद हुई थी। यूं तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, मगर सुप्रीम लीडर के पास उसके फैसलों को पलटने का अधिकार होता है। अफगानिस्तान में किन किन अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान है, अब ये भी जानते हैं। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान से बहुत कम जानकारियां बाहर आती हैं। जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक अगर हत्या का दोष साबित हुआ हो, अगर बलात्कार का दोष लगा हो, अगर इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपनाया हो, अगर ईश निंदा की हो, अगर समलैंगिक संबंध बनाया हो, किसी दूसरे देश के लिए जासूसी की हो या किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया हो या उसमें संलिप्त हो। ये तो कुछ बड़े उदाहरण भर हैं। कई और मामलों में भी मौत की सजा का प्रावधान है। इन सब के अलावा पब्लिक में कोड़े और पत्थर मारने की सजाएं भी आम हैं। तालिबान का दावा है इससे अपराध कम करने में मदद मिलती है और मुल्क में शांति बनी रहती है। इस दावे की पुष्टि हेतु कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अफगानिस्तान का चैप्टर यहीं तक। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में आम चुनाव हुए 15 दिन हो चुके हैं। नई सरकार का गठन अभी तक नहीं हुआ है, मगर रोमांच में कोई कमी नहीं आई है। अब क्या हुआ? रावलपिंडी के पूर्व कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की चिट्ठी आई है। उन्होंने चुनाव में धांधली का आरोप वापस ले लिया है। लिखा, मैंने जो भी आरोप लगाए वे झूठे थे। उसके लिए इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उकसाया था। लियाकत ने क्या आरोप लगाए थे? 17 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, हमने 70 से 80 हज़ार वोटों से जीत रहे निर्दलीय उम्मीदवारों को हराया। इस फर्जीवाड़े में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रजा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा भी शामिल हैं। सुनिए। वो लोग आजाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूं और साथ आपको बता रहा हूं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियाकत ने इस्तीफा देने का ऐलान किया। फिर रावलपिंडी पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। उन्हें किसी अज्ञात जगह पर रखा गया। तब से उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा था। फिर 22 फरवरी को उनके नाम से चिट्ठी बाहर आई। इसमें क्या लिखा है? 17 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सनसनी फैलाना था। इसमें पीटीआई की प्रोपेगेंडा का प्रचार करना था। पूरे चुनाव में चीफ जस्टिस की कोई भूमिका नहीं थी। मुझे पीटीआई के एक वरिष्ठ नेता ने उनका नाम लेने के लिए कहा था। ये भी पहले से तय हुआ था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन ही पीटीआई देशव्यापी प्रोटेस्ट का ऐलान करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बदले भविष्य में कोई बड़ा पद देने का वादा किया गया था। ये चिट्ठी ऐसे वक्त में सामने आई जब लियाकत अली चट्टा हिरासत में है, खंडन या पुष्टि करने के लिए उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसकी सत्यता पर संदेह है। ये भी आशंका है कि उसे चिट्ठी जबरन लिखवाई गई हो या किसी और ने लिखी और उनके नाम से चिपका दी गई हो। पिछले 2 हफ्तों में ये दूसरा हाई प्रोफाइल मामला है जिसमें इलेक्शन प्रोसेस में धांधली का आरोप लगाने वाला अचानक गायब हुआ हो और फिर उसने अपनी ही बात से कन्नी काट ली हो। लियाकत से पहले अली खान नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मांग रखी थी कि 8 फरवरी का चुनाव खारिज किया जाए और फैसला आने तक नई सरकार का गठन रोका जाए। याचिका के बाद अली खान अचानक लापता हो गया। उसके घर नोटिस भेजा गया, फिर भी वो नहीं आया। एक दिन सुप्रीम कोर्ट को उसका ईमेल मिला। इसमें कुछ टिकट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अटैच थे। पता चला कि अली खान बहरीन पहुंच गया है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। 5 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया। पाकिस्तान चुनाव के बारे में और विस्तार से जानने की इच्छा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी इजराइल से है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी का फ्यूचर प्लान पेश किया है। इजराइल ने भविष्य के लिए 3 चीजें निर्धारित की हैं। नंबर 1, हमास का खात्मा और सभी बंधकों की वापसी सुनिश्चित होगी। नंबर 2, हमास के अंत के बाद गाजा पट्टी में स्थानीय विशेषज्ञों का शासन होगा। नंबर 3, जंग के बाद गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजरायली सेना के पास होगी। नेतन्याहू ने हाल फिलहाल में संघर्ष विराम की संभावना को नकार दिया है। कहा है कि फौज मकसद पूरा किए बगैर वापस नहीं आएगी और कुछ सैनिक मकसद पूरा होने के बाद भी वहीं बने रहेंगे।
इस बीच पेरिस में बंधकों को छुड़ाने के लिए एक और मीटिंग शुरू हुई है। इसमें इजराइल की तरफ से खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बर्निया और दूसरे शीर्ष अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स, कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल थानी और इजिप्ट की खुफिया एजेंसी के मुखिया अब्बास कामिल भी शामिल हुए हैं। ये लोग हमास की कैद में मौजूद इजरायली बंधकों की रिहाई की संभावना पर चर्चा करेंगे। इस तरह की मीटिंग्स पेरिस से पहले दोहा और काहिरा में लंबे समय से चल रही हैं, हालांकि उनमें कोई हल नहीं निकला। तो मामला फंस कहाँ रहा है? हमास की शर्त है गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों की वापसी, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई और 3 फेजेस में युद्ध विराम। इजराइल कहता है बिना शर्त बंधकों को रिहा किया जाए, वरना 10 मार्च से रफा में जमीनी हमला शुरू होगा। फिलहाल रफा 15 लाख शरणार्थियों की आखिरी उम्मीद है। इजराइल का दावा है कि हमास ने यहीं पर बंधकों को छिपा कर रखा है। अगर रफा में जंग शुरू हुई तो कयामत तय है। आज की दुनियादारी के एपिसोड में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। इसी उम्मीद में विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।